दिल्ली धमाके में आखिरकार सरकार ने मान लिया कि ये एक आतंकवादी हमला था। उसने एक प्रेस रिलीज जारी कर बयान जारी किया है, लेकिन उसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम मेंशन नहीं है। अब विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान का नाम लेने से सरकार डर रही है? क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जैसे मोहम्मद के पर्चे चिपकाए गए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस एक्टिव हुई और उसने पूरी तहकीकात की और तहकीकात के पता चला कि ये पूरा मॉड्यूल जो है वो कैसे एक्टिव था। वहीं से इसकी शुरुआत हुई। पूरे टीवी चैनल जो है वो जैश ए मोहम्मद को बता रहे हैं। आतंकी शाहीन का नाम भी जैश ए मोहम्मद से जोड़ रहे हैं, जो सीधा सीधा मसूद अजहर के से लिंक होता है। लेकिन सरकार क्या छिपा रही है और क्यों पाकिस्तान का नाम लेने से बच रही है, ये सवाल कर रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता। लेकिन आप सोचिए, इस बीच मीडिया का चरित्र कितना खतरनाक है। एक तरफ वो धर्मेंद्र जी को मार देती है, अब उनके फैंस जो है अंजना ओम कश्यप को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर किसी डॉक्टर से पूछताछ के लिए भी पुलिस उसको ले जा रही है तो उसको सीधा आतंकवादी घोषित कर दे रही है। तो क्या मीडिया अब जज बन चुका है, अदालत बन चुकी है? ये भी बड़ा सवाल है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू ने बड़ा सवाल उठाया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि सरकार आखिर पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों बच रही है? बिना जांच पड़ताल किए हुए दिल्ली बम धमाकों के आरोपियों का नाम घोषित कर दिया गया, और ये तो जरूरी था कि वे सब मुसलमान हों, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता है। ये एक रवायत बन गई है। अधिकांश भारतीय मीडिया की टीआरपी और कई नेताओं की राजनीति मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान आदि के बिना नहीं चल सकती है। तो मार्कंडे काटजू जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, जज रहे हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। वसीम अकरम लिखते हैं, जस्टिस काटजू ने कहा है उसके लिए उन्हें ट्रोल भी किया जाएगा। बहुत से लोग इसी डर से खामोश है कि बिला वजह उनको क्यों गालियां खाएं। ऐसी सैकड़ों दास्तानें हैं जिसमें निर्दोष लोगों को शक के आधार पर आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया। मीडिया ने उन्हें आतंकवादी लिखा और फिर वही लोग अपनी जिंदगी का बेशकीमती वक्त जेल में बर्बाद कर बरी हुए। अभी भी वही हो रहा है। मीडिया के नफरती रिपोर्टर्स गिरफ्तार संदिग्धों के हलक में माइक ठूस कर सवाल कर रहे हैं कि क्या कहना चाहोगे? वो बेबस क्या कहें जब मुजरिम साबित होने से पहले ही उनको मुजरिम घोषित किया जा चुका हो। तो देखिए, आरोप, अगर किसी पे आरोप है और उनको पुलिस पूछताछ के लिए भी ले जा रही है तो मीडिया तुरंत उसको देशद्रोही घोषित कर रही है। तो ये बहुत खतरनाक है मीडिया का जो चरित्र है। और देखिए, उमा शंकर सिंह है, उन्होंने सवाल किया है, कैबिनेट की प्रस्तावना से आतंकवाद का पाकिस्तानी कनेक्शन नदारद है, पर न्यूज़ चैनल सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान की ज़मीन से चलाए जाने वाले आतंकी संगठनों की पूरी साजिश का खुलासा कर रहे हैं। पहले भी साबित होता रहा है और इस बार भी लगता है कि बिना सीमा पार स्नेह और सहयोग के इतने बड़े आतंकी धमाके को अंजाम दिया जाना मुमकिन नहीं है। पर सरकार की तरफ से अभी ऐसा ना कहा जाना थोड़ा अजीब लगता है। शायद पुख्ता सबूतों का इंतज़ार होगा, हम भी इंतज़ार करेंगे। तो लोग सवाल कर रहे हैं। और देखिए, सोहित मिश्रा लिखते हैं, दिल्ली धमाके में क्या सब कुछ सूत्र ही कहेंगे? अमित शाह जो दिन रात चुनाव के समय इंटरव्यू देकर खुद को लौह पुरुष बताते हैं, वो चुप रहेंगे? क्या सरकार की कोई जवाबदेह नहीं है? जो मीडिया 2 महीने पहले तक लाहौर, इस्लामाबाद तक हमारी सेना को पहुंचा चुकी थी, उनके सूत्रों पर भरोसा करें? सोहित मिश्रा हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने भी सवाल उठाया है। आप सोचिए, जब जम्मू कश्मीर की पुलिस इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर जैसे लोगों को, उसके पूरे नेक्सस को पकड़ रही थी, उस वक्त हमारे देश के गृह मंत्री बिहार में डेरा डालकर होटल में सीसीटीवी बंद कर अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। और अब मीडिया देखिए इस तरीके से खबरें चला रहा है कि ये तो बड़ा हादसा होने से बचा लिया। तो क्या 13 लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है? जो लोग सारे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, उनके लिए ये पोस्ट भी जरूरी है। ये कोई मौलाना नहीं है, बल्कि डीआरडीओ के पुणे लैब में वैज्ञानिक प्रदीप कुरूलकर हैं, जिनको 2023 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। प्रदीप देश से गद्दारी करते हुए संवेदनशील
सैन्य जानकारी वीडियो कॉल्स और वॉइस मैसेज से लीक कर रहे थे। नाम प्रदीप था, वरना तो जानते ही है कि देश के मुसलमानों के साथ क्या होता। तो ये भी एक साइंटिस्ट थे जो डीआरडीओ की लैब में काम करते थे और भारत की जो खुफिया जानकारी है, सैन्य खुफिया जानकारी, वो पाकिस्तानी आईएसआईएस को देते थे। तो इस पर सवाल नहीं होगा। दिल्ली ब्लास्ट में i20 कार चला रहा शख्स डॉक्टर उमर नबी ही निकला, वो भी इसमें मारा गया। कार में बॉडी के जो अवशेष मिले थे उनका डीएनए उमर की फैमिली से मैच हुआ है। अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर में पर्चे चिपकाना, फरीदाबाद में विस्फोटक मिलना, दिल्ली ब्लास्ट का आपस में कनेक्शन है। तो अब ये कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है। और जब जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस ये ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही थी और ये आदमी दिल्ली में एंटर हो जाता है, आप सोचिए। गृह मंत्री वो बिहार में थे, होटल में सीसीटीवी बंद कर अधिकारियों से मिल रहे थे, और ये शख्स जो है, और दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी वो भी सवाल है, क्योंकि कई चेक पॉइंट्स पड़े हैं सीसीटीवी फुटेज में। अब इनकी तस्वीरें निकल रही है, अगर वक्त रहते इनकी जब भी जांच की गई होती। एक वीडियो में आया है सीसीटीवी फुटेज में कि ये जिस कार में ये बैठा हुआ है उसके पीछे एक बड़ा सा बैग रखा हुआ है। तो क्या इनकी चेकिंग जांच नहीं होनी चाहिए थी? तो ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, जो लोग गलत आदमी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। नक्सली हिंदू धर्म में थे, नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकी आर्मी में पकड़े गए, पंजाब में हिंदू पकड़े गए। ये सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है, वो हर एक धर्म में हो सकता है। ऐसा कहने पर देवबंद यूपी के इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। बांग्लादेश नेपाल से आया था अमोनियम नाइट्रेट, जो पकड़ा गया है अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में 3000 किलो, वो बांग्लादेश और नेपाल के जरिए आया था। तो क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है। बांग्लादेश नेपाल से आया था अमोनियम नाइट्रेट, 29 किलो फरीदाबाद से पकड़ा, 300 किलो अभी भी गायब है। तो उसका क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, कन्हैया कुमार ने कहा है भगोड़ागिरी इनकी पुरानी आदत है। बचपन में स्कूल छोड़ के भाग गए, जवानी में पत्नी छोड़ के भाग गए, बुढ़ापे में देश छोड़ के भाग जाते हैं। ये संस्कार इन्होंने अपनी संस्था से सीखी है, जो आज़ादी का आंदोलन छोड़ के भाग गए थे। तो कन्हैया कुमार ने ये बड़ा सवाल उठाया है जब प्रधानमंत्री जो है भूटान चले गए थे। खबरों के मुताबिक आतंकी 3 घंटे तक कार बम के साथ पार्किंग में बैठा रहा। जब भीड़ का पीक टाइम हुआ तब वो निकला और उस जगह ब्लास्ट किया, जो हमारे देश का प्रतीक है। क्या ये पैनिक अटैक है? जो लोग इसे पैनिक अटैक बताकर आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो देश का नुकसान कर रहे हैं। कौन क्लीन चिट दे रहा था, कौन पैनिक अटैक बता रहा था? वो थे अमीश देवगन और सुधीर चौधरी। और देखिए, सौरभ भारद्वाज ने सवाल पूछा है, इसे आतंकवादी हमला कहने में इतनी देरी क्यों हुई? 50 घंटे लग गए, ठीक है। पाकिस्तान का नाम लेने से सरकार क्यों डर रही है? तो जो प्रेस रिलीज जारी हुई है सरकार की तरफ से, उसमें पाकिस्तान का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन न्यूज़ चैनल लगातार उसको जैसे मोहम्मद से जोड़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, अंकारा से आतंकियों को निर्देश दे रहा था उकासा। तो अब जो है नया मोड़ जो है मीडिया चैनल के सूत्रों को मिला है। अब इसमें तुर्की का हाथ बताया जा रहा है, मतलब तुर्की से इसको ऑपरेट किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि हमलावर डॉक्टर उमर नबी एक रहस्यमयी हैंडलर के संपर्क में था, जिसका नाम उकासा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये एक कोड नेम हो सकता है और हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा में थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकी उमर नबी और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार अन्य संदिग्ध सेशन ऐप एक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हैंडलर के संपर्क में थे। जांच एजेंसियां इस ऐप पर हैंडलर्स और संदिग्धों के बीच हुई बातचीत की गहन पड़ताल कर रही है। तो ये एक नया खुलासा हुआ है, नया एंगल सामने आया है तुर्की का अब। और देखिए, विंग कमांडर अनुमाचार्य ने सवाल उठाया है, किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में नहीं घुस सकते, लेकिन आतंकवादी कार में बम लेकर लाल किले तक पहुंच गए। क्या
क्या देश सच में सुरक्षित हाथों में है? बिकाऊ मीडिया कभी ये नहीं पूछेगा। तो विंग कमांडर अनुमाचार्य ने बड़ा सवाल उठाया। और ये देखिए, डॉक्टर तजामुल इस्लाम के पिता ने किया बड़ा दावा, बोले मेरे बेटे का विस्फोट से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। तो तजामुल इस्लाम के पिता दावा कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जो मीडिया अगर किसी को पूछताछ के लिए भी उठाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था पुलिस के जरिए, उसको भी आतंकवादी घोषित किया जा रहा था। अब क्या कहेगी ये मीडिया, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये कई सारे सवाल है जो विपक्ष कर रहा है कि आखिर मीडिया जैसे मोहम्मद का कनेक्शन बता रहा है, और जो शुरुआती जो जांच हुई, जो पोस्टर चिपकाए गए थे जम्मू कश्मीर में वो जैसे मोहम्मद के नाम से चिपकाए गए थे, लेकिन सरकार ने अपने ऑफिशियली बयान में कहा है कि ये एक आतंकवादी हमला था, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। जबकि मीडिया लगातार ये दावा कर रहा है कि पूरा कनेक्शन पाकिस्तान से था। और सबको पता है, हर भारतीय को पता है कि पाकिस्तान जो है, जहाँ जो आतंकवाद को पनाह देता है वो बाज आने वाला नहीं है। लेकिन सरकार क्यों डर रही है, क्यों खामोश है पाकिस्तान का नाम लेने से, ये सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। हो सकता है वो जिस तरीके से पहलगाम में देखा हमला हुआ और तुरंत पाकिस्तान का नाम सामने आया था, हो सकता है वो इस बार गहनता से जांच कर रही हो और सारे साक्ष्य और सबूतों के साथ ही अपना जवाब दे या किसी पर आरोप लगाए। बाकी ये तय है कि ये एक आत्मघाती हमला था, और जो मीडिया हुड़ुक चुल्लू ये बता रहे हैं कि ये एक पैनिक अटैक था, पैनिक हो गए थे जो आतंकवादी था वो, इसलिए वो अचानक बम विस्फोट हो गया, वरना बहुत बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में थे। आप सोचिए, 13 लोगों को, खबर को भी ऐसे प्लांट किया जा रहा है कि आप सोचे कि बड़ा हादसा होने से 13 लोग मर गए, वो अच्छा हुआ। यानी कि एक देश की राजधानी में हमला होता है बम से और उसको कहा जाता है कि अच्छा हुआ। तो आप सोचिए, मीडिया का खेल आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसी जितनी भी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।